नमस्कार। मैं शरद द्विवेदी और आज आपको बताते हुए खुशी है मुझे कि हमारे साथ एक ऐसे लीडिंग और इमिनेंट फिल्म मेकर हैं जिन्होंने फिल्म या यूं कहिए कि आत्मकथात्मक फिल्में जिनको हम कहते हैं उन फिल्मों के निर्माण को, जो कि बहुत कठिन प्रोसेस है, क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसा है कि इतिहास में दर्ज चीज़ों को पकड़ना, पास्ट में जाना और उनको प्रेजेंट से मिलाते हुए एक फ्यूचरिस्टिक नज़रिए से आगे भी देखना, ये बहुत आसान काम नहीं है। तो उन्होंने इस तरह की जो बायोग्राफिक फिल्म्स होती हैं उनमें उनका हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर एक बड़ा नाम है वो। और इंटरनेशनल जो डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म फेस्टिवल्स पूरी दुनिया में होते हैं उनकी फिल्म्स वहाँ जाती हैं और उनको पूरा एक इंटरनेशनल एक्लेम भी वहाँ मिला है। और सबसे अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश से भी उनका जुड़ाव है, क्योंकि उनके फादर बैंकर रहे मध्य प्रदेश में और ग्वालियर में एक लंबा समय, करीब करीब 7 साल का समय उन्होंने बिताया और बड़ी खूबसूरत यादें उनकी मध्य प्रदेश से हैं। इसलिए मध्य प्रदेश से जब भी उनको जुड़ने का मौका मिलता है तो वो सपनों की दुनिया मुंबई से उड़ के आते हैं कि उन्हें अपने प्री स्टेट, जहाँ उनके चाइल्डहुड की मेमोरीज़ हैं, वहाँ उनको आना है। अजय चिटनीस जी से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। सर, बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो यही कि ये आसान नहीं है। ये ऐसा है कि जैसे इतिहास के किसी गहरे कुएं में खुदाई करने की तरह है कि आप डिगिंग कर रहे हैं और फिर वहाँ से वो चीज़ें निकाल रहे हैं जिसको हम कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के पन्ना में आप बरसों खुदाई करते हैं तब जाके कोई हीरा आपके हाथ आता है। तो ये काम कितना है, क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार ये मेकर की पर्सनैलिटी पर बड़ा गहरा इम्पैक्ट डालता है। सर, आसान तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। आज हर हर चीज़ के पीछे एक तपस्या होती है, परिश्रम रहता है, कठोर मेहनत रहती है। तो मैंने जो सीखा था, जो तालीम हासिल की थी, वो मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। जो प्रैक्टिस करता हूँ वो मैं कभी सीखा नहीं हूँ। बस ऐसे ही था कि मुझे पता नहीं, बचपन से कुछ एक ऐसे लोगों की तरफ मैं आकर्षित हो जाता जो बड़े कामयाब होते थे। आप उनकी चमचमाती हुई गाड़ियाँ देखते हैं, आप उनकी आलीशान कोठियाँ देखते हैं, आप कहते हैं कि अरे ये तो आज अ, देश का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो मेरा ये मानना था कि इस उस मकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए होंगे, क्या क्या बलिदान दिए होंगे और कैसे एक एक पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ते हुए बढ़े। तो मुझे उस चीज़ में, मुझे वो डेस्टिनेशन में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे उस प्रोसेस में इंटरेस्ट था, ताकि हम भी सीखें। और अगर उनसे, अगर हम लोग उनकी पूरी किताब नहीं, अगर उनकी उस किताब का एक पन्ना भी अगर हम लोग ध्येय बनाए ज़िंदगी का कि मैं भी ऐसा करना चाहूँ, तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें आसान हो सकती हैं। जी, ये सफ़र कब शुरू किया? करीब करीब आपको ऑलमोस्ट 25 ईयर्स से ज़्यादा इस प्रोफेशन में हो गया। और इधर आपका इंक्लिनेशन कैसे हुआ? कोई इंसिडेंट था? क्योंकि मुंबई एक, अगर मैं कंटेम्प्रेरी फिल्म मेकिंग को देखूं तो आप जिस दुनिया में रहे मुंबई में, और मराठी भाषी होने के नाते मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ लाल कालीन बिछ गया था आपके लिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप सहूलियत मिल जाती है, भाषा, लैंग्वेज, तमाम चीज़ें। कैसे आपका रुझान हुआ कि मैं बायोपिक चुनूँगा? नहीं, मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले जो बताया कि मुझे इसी बात की बड़ी दिलचस्प, बड़ा रोचक लगता था कि आज वो, और उसका शायद जवाब मैं आज तक ढूंढ रहा हूँ कि किसी के कामयाब होने के पीछे का रहस्य क्या है। इसका जवाब मुझे अभी तक मिला नहीं है। ये एक सक्सेस मंत्रा कहते हैं। तो मुंबई देखिए या जितने आप मेट्रोज़ देखिए, वहाँ पे तो अनगिनत आपको सक्सेसफुल स्टोरीज़ मिलेंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अलग अलग प्रदेशों में भी जाऊं, जो शायद इंडस्ट्रियली इतने एडवांस ना हो, या 2 टियर सिटीज़ का या 3 टियर सिटी, हर जगह पे आपको, आप छोटे से छोटे शहर में जाइए, आपको काफ़ी लोग मिलेंगे जो अपने बलबूते पे बड़े हुए हैं। तो मैंने कहा अगर मैं छोटे से गांव से शुरुआत करता हूं या छोटे शहर से शुरुआत करता हूं और अगर उनकी कहानी में लोगों तक पहुंचाता हूं, तो उस सारे बिरादरी में, उस सारे इलाके में एक उनको भी एक कोई प्रेरणा स्थान मिलता है। और वहाँ के लड़के कहते हैं कि अच्छा, आज हमारे गांव के इस आदमी ने हमारे गांव का नाम रोशन किया है, तो मैं भी करूँगा। तो ये शुरुआत थी। बड़ी
मुझे यकीन नहीं था कि जब मैंने 2012 में शुरू किया कि शायद 5-6 स्टोरीज़ कर पाऊँगा। आज 12 साल हो गए यही कर रहा हूँ और यही करता रहूँगा। आपकी एक जो फ़िल्म इसको लेकर बनी वो बहुत मन को छूने वाली है, जो कहीं न कहीं महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव की तरफ भी इशारा करती है कि एक कामयाब महिला जो अपने ऑफ़िस की सुपरस्टार है और बहुत ही एक्लेम्ड है, सब उसकी काबिलियत की सराहना करते हैं। वन फाइन मॉर्निंग जब लोगों को पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट हैं और अब इनका फोकस इनका अपना बच्चा होगा, तो वो भेदभाव शुरू हो जाता है और ये बहुत मन को छू लेने वाली कहानी है। हमें आमतौर पर ये पता नहीं चलता, लेकिन कैसे एक कामयाब महिला के लिए भी निगाहें बदलती, कैसे ये विचार मन में आया या और आपने जिन एक लीडिंग एडवोकेट को आपने इसके किरदार के तौर पर, वास्तविक चरित्र के तौर पर पेश किया। नहीं, ये स्टोरी इनफैक्ट मैं जब स्टोरीज़ की तलाश में, कभी क्या होता है कि कभी आप स्टोरीज़ को तलाश करते हैं, कभी कभी स्टोरीज़ आपको तलाश करती हैं। ये एक ब्रह्मांड में अगर आप, ये चक्र है, कार्मिक सर्कल है। तो संयोगवश उनसे मुलाकात हुई और मुझे उनके लीगल जर्नी में काफ़ी दिलचस्पी थी। लेकिन जब उनका ये पहलू देखा तो मुझे एक नज़र आया कि यहाँ पे एक ऐसी मोहतरमा है, यहाँ पे एक ऐसी स्त्री है जिसके साथ अत्याचार हुआ है, और उन्होंने जिस ढंग से, आज किसी भी औरत के लिए माँ बनना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो मतलब शायद सबसे ज़्यादा खुशी की बात होगी जब ये बात वो अपने ऑफिस को बताती है, और जब ऑफिस का एक मैनेजमेंट का नज़रिया चेंज हो जाता है, उनका परसेप्शन चेंज हो जाता है, तो उस औरत को वो एक लायबिलिटी की निगाहों से देखना शुरू करते हैं। उनको लगता है कि भाई अब अगले 4-5 साल ये औरत अपने बच्चे में उलझती जाएगी, उसका जो 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 एक माँ की एक जिम्मेदारियाँ होती है, और उसका शायद काम से ध्यान बढ़ जाएगा। तो उसके साथ जो जो हादसे हुए, जो जो कहानियाँ रची गई या जो जो खेल खेले गए, तो इस विपरीत प्रवाह के खिलाफ जब पायल जी ने आवाज़ उठाई और हर तरह से मतलब हर जितने कोने थे, हर कोने से मतलब उनको एक कोई सहारा नहीं था, कुछ नहीं था, अकेली सारी, हालांकि वो खुद एक वकील थी, और फिर उन्हें वो डंकी की चोट पे लड़ाई लड़ी, करीब 14-15 साल लड़ाई लड़ी, और सिर्फ एक टेक्निकल मुद्दे पे वो बात बन नहीं पाई थी। लेकिन मुझे ये लगता है कि उनकी मॉरल विक्ट्री थी, और ये एक बात भी दर्शाती है कि ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं थी, लेकिन ये एक दूसरी औरतों के लिए जो माँ बनने वाली हैं, तो उनके लिए भी जब उनकी तरफ देखती हैं तो शी वॉज़ लाइक अ लाइट हाउस। तो मतलब वो उधर नज़र, मतलब उधर उंगली दिखा के कह सकते हैं कि अच्छा, इन्होंने ये सफ़र तय किया तो मैं भी सफ़र तय करूँगी। तो उन्होंने दूसरी औरतों को रास्ता दिखाया, तो ये बड़ा एक अद्भुत विषय था, अद्भुत कहानी थी एक अद्भुत औरत की। और क्या यही वो फिल्म थी जिसके लिए आपको एक बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का काफ़ी फेम मिला और एक बड़ा एक्नॉलेजमेंट आपको मिला? हाँ, इसको एक्नॉलेजमेंट तो काफ़ी मिला, काफ़ी एम्बेसीज़ में दिखाई गई थी, बाहर दिखाई गई थी, और इसे टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क के बिलबोर्ड पे भी था हमारा पोस्टिंग, या हमारा जो क्रिएटिव या होर्डिंग था। तो इन चीज़ों से आदमी गदगद हो जाता है, आपको लगता है कि आपने जो मेहनत की है। तो मेरे लिए अवार्ड या रिकग्निशन कोई महत्व नहीं रखता है। मेरे लिए अगर मेरा जो मैसेज है अगर वो जाता है और उस मैसेज से अगर 10 लोगों को भी फ़ायदा होता है, तो मुझे लगता है कि मुझे मेरा अवार्ड मिल गया। अभी काफ़ी बॉलीवुड में भी और हॉलीवुड में तो चलन रहा ही है, बायोपिक फिल्म्स बहुत बन रही हैं अभी, और बड़ा मेहनत का काम है, इसलिए इसमें हाथ डालना काफ़ी जोखिम भरा काम भी रहता है कि डायरेक्टर्स को लगता है कि रिवॉर्डिंग होगा, कितना होगा, क्योंकि वहाँ फाइनेंशियल एस्पेक्ट हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है। जो बायोपिक फिल्म मेकर्स हैं, ख़ासतौर से अपकमिंग जो हैं, उनसे आप क्या कहेंगे, वो किन चीज़ों को ध्यान में रखें? देखिए, मैं कहने का मुझ में एक क्षमता नहीं है, ना ही मैं अपने आप को, अभी तो मैं रेंग रहा हूँ, अभी तो मैं सीख रहा हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि किसी भी चीज़ के लिए रिसर्च की ज़रूरत होती है, और आपका जो हृदय है वो सही जगह पे होना चाहिए। अगर आप मन से करो, पैशनेटली करो। आज जब मैं इस लाइन में आया, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था,
अभी ये नहीं कहूँगा, भले ही मैंने 24-25 साल किया है, मेरा टेक्निकल एक्सपीरियंस ज़ीरो है, लेकिन अगर आप में वो जुनून है और आपने अगर एक ठान लिया कि ये बात मुझे करनी ही करनी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ आपको रोक पाएगी। आगे क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फील्ड है ये, और बायोपिक का मतलब यही समझ लिया जाता है कि ये भगत सिंह पर बन रही होगी, ये हालांकि अब कंटेम्प्रेरी थॉट टूटे हैं, जो एग्जिस्टिंग सेलिब्रिटीज़ हैं, कपिल देव पर भी फिल्म बनी है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन हर स्टेट हिंदुस्तान की जो है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके पौराणिक मंदिर हैं, उनके पास उनके आइकॉन्स हैं। इन सब पर अगर इसका एक इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन हो तो बड़ा ज़बरदस्त होगा ही। मैं थोड़ा सा ये एक जो मिथ है हमारे यहाँ पे, जैसे आपने जो नाम लिए, मैं आप ही से सवाल पूछना चाहूँगा। आपने जैसे कपिल देव का नाम लिया किसी का, तो हमारी एक धारणा होती है कि सिर्फ जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ होती हैं, जो पेज थ्री होते हैं, जिनको आप बार बार टेलीविज़न पे देखते हो, हम लोग उनको सेलिब्रिटी कहते हैं। तो मेरी एक सेलिब्रिटी की एक परिभाषा या मेरा एक सेलिब्रिटी की तरफ देखने का की सोच अलग है। मैं ये मानता हूँ कि जिस दिन हमारा देश एक एंटरप्रेन्योर को सेलिब्रेट करना, आज आज हम लोग आनंद महिंद्रा पे क्यों नहीं बनाते हैं, रतन टाटा के पे क्यों नहीं बनाते हैं, एसएल किर्लोस्कर पे क्यों नहीं बनाते, मिस्टर कल्याणी, इनसे बड़े हीरोज़ हुए नहीं है देश में। मैं हिस्टोरिकल फिगर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अलग है, उनका एक अपना स्थान होता है। तो जब आप मानेंगे कि ये हमारे हीरोज़ हैं ना, कि जो आप टेलीविज़न पे देखते हो ना, खेल होता है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, एंडोर्समेंट्स हो रहा है, मुझे भी उनसे शिकायत नहीं है। लेकिन मेरे लिए दो मापदंड है कि एक तो जनरेशन ऑफ वेल्थ और जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये चीज़ें आपको सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता। तो अब वक्त आ गया कि हमें फिल्म, थिएटर या सिनेमा के परे जाके हमें ऐसे हीरोज़ ढूंढने नहीं, हमारे बीच हैं। हम लोग उठते बैठते हैं, लेकिन हम उनको हीरो मानते नहीं हैं। तो जब ऐसे लोगों पे फिल्में बनाई जाएंगी, तभी हम लोग और समृद्ध होंगे, ये मेरा मानना है। बहुत आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ कि अभी जितनी भी आपने इस तरह की बायोपिक की हैं, हालांकि वो सब एक क्रिएटिव व्यक्ति के लिए वैसी हैं कि हर चीज़ दिल से उसके लगी होती है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको करने में आपको बहुत मज़ा आया और आप बिल्कुल डीप इमोशंस के साथ उसके साथ बहने लगे थे कि ये वो काम था जिसकी मैं तलाश कर रहा था, और अभी मैनी मोर इज़ येट टू कम? सर, ये आपने बड़ा एक मुझे धर्म संकट में डाल दिया। ये एक माँ को पूछने जैसा है कि तुमको कौन सा बच्चा पसंद आता है। काफ़ी फिल्में हैं जो मेरे दिल के करीब हैं। जैसे मेरी सबसे पहले फिल्म थी मिस्टर कल्याणी पे, जो भारत फौज के फाउंडर चेयरमैन थे। उसके बाद मैंने एक फिल्म, जेठमलानी जी की फ़िल्म काफ़ी करीब थी, क्योंकि मेरा एक रिश्ता काफ़ी अनूठा और काफ़ी करीब वो उनसे था। उसके बाद और एक मैंने फ़िल्म एक लेडी प्रिया भूमकर के ऊपर की थी, जिनकी आज दुनिया की दूसरी सेकंड लार्जेस्ट कलर एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। लेकिन शायद अगर आप कहोगे कि जहाँ पे एक मैं जज्बाती होता हूँ या एक इमोशनल होता हूँ, या जो फ़िल्म मेरे साथ ठहरी है और शायद मेरे आखिरी क्षणों तक मेरे साथ रहेगी, वो ये जो जो पायल वाली जो फ़िल्म मैं बात कर रहा हूँ, तो उसने काफ़ी इम्पैक्ट किया है। और मेरे ख्याल से एक आध महीने में मैं शायद एक फ़िल्म है जिस पे मैंने अभी जस्ट काम कंप्लीट किया है, एक डॉक्यूमेंट्री है, जो शायद मैं आपके माध्यम से भी बता दूंगा। उस फिल्म ने भी मेरा एक ज़िंदगी की तरफ देखने का नज़रिया बदल दिया है। एक असीम शख्सियत, मतलब जो कितने तरह के, मतलब वो हमें लगता है कि हम लोग सिर्फ एक ही क्षेत्र में माहिर हैं, लेकिन इन्होंने जिस जिस चीज़ को छुआ है उसका सोना किया है। लेकिन उसके लिए आपको 15 से 30 दिन वेट करना पड़ेगा, फिर मैं बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा। चलिए, तो हम उसके लिए इंतज़ार करेंगे। लेकिन ये बात आपने ठीक कही कि एक माँ से ये पूछें कि उसका कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो ये दुविधा एक मेकर के लिए रहती है। इससे ख़त्म करूँगा ये आपसे सवाल पूछकर मैं कि आपने जो इतनी बायोपिक्स अब तक की हैं, इनको पॉडकास्ट के ज़रिए
या किसी किताब के ज़रिए, डिजिटल बुक के ज़रिए भी आप पहुंचाना चाहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक ही जगह, आज हमारे पास बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं और हर प्लेटफॉर्म्स का व्यूअर या रीडर या दर्शक अलग है और वो अपने मीडियम से ही ज़्यादा उसकी एफिनिटी है। तो आप कुछ इस तरह का भी फ्यूजन क्या सोच रहे हैं आगे? देखिए, मैंने अब तक सोचा तो नहीं। हाँ, कॉफ़ी टेबल बुक मैं ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन उसमें 150 में से मैंने 10 कहानियाँ सेलेक्ट की हैं। अब तो खैर मेरा ये जो डॉक्यूमेंट्रीज़ थे वो एक नेशनल चैनल पे आती थी, लेकिन आई एम नॉट अवर्स टू। मैंने कभी सोचा नहीं, लेकिन अगर आपने कहा है तो आपने अब मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो संदेश पहुंच जाएगा। तो इस पे मैं ज़रूर गौर करूंगा और शायद आपके पास ही इसका मशवरा लेने आऊँगा कि इसको कैसे किया जा सकता है। सो नाइस ऑफ यू कि मैं ये सोचता हूँ कि जिस चीज़ पर इतनी मेहनत की गई है और जिसमें एक पूरी डेडिकेटेड टीम और जो भी पर्सनैलिटी है, लेकिन आपने हमें सेलिब्रिटी की डेफिनेशन बड़ी ज़बरदस्त दी है कि हमारे नायक हमारे वो लोग क्यों नहीं होते जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से, अपने पसीने को, अपने खून को बहा के उन्होंने वेल्थ खड़ी की है, एक साम्राज्य खड़ा किया है फ्रॉम स्क्रैच टू स्टार्ट, और उसके ज़रिए उन्होंने हज़ारों लाखों लोगों को नौकरियां दी हैं और भारत का नाम। कि जब रतन टाटा ने फोर्ड को ख़रीदा तो वो कैसा पल होगा हमारे लिए। तो ये चीज़ें क्यों हम सेलिब्रिटी का मतलब यही मानते हैं कि वो कोई बहुत नहीं हैं, डेफिनेटली वो हैं, स्पोर्ट्स स्टार हैं, म्यूज़िक स्टार्स हैं, तमाम लोग हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, लेकिन इनकी कड़ी में वो लोग क्यों उस तरह से हम नहीं देखते? कहीं ना कहीं हमारे समाज का भाव बदलना होगा और मैं बड़ी रुचि से देखना चाहूँगा। और जिस पर अभी अजय जी काम कर रहे हैं वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण खुलासा होगा, लेकिन उस पर ज़्यादा रोशनी मैं नहीं डालूँगा क्योंकि वही जब हमें बताएंगे तो मैं आपसे रूबरू होऊंगा। लेकिन वो खबर भी हमारे लिए बहुत बड़ी होगी जो बायोपिक जिस पर वो काम कर रहे हैं और जो अब एडिट के लिए जा चुकी है वर्चुअली, आप कह सकते हैं इसको। बहुत शुक्रिया अजय जी, आप और बहुत शुभकामनाएं आपको। तो इस ख़ास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।